वंदे मातरम दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए सवाल के साथ नए टॉपिक में। आज का हमारा सवाल होने वाला है एक्सरसाइज 1.1 के बारे प्रश्नावली 1.1 के बाद। ये प्रश्नावली 1.1 के सारे क्वेश्चन हमने कर लिए थे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ी संख्याओं का दैनिक जीवन में प्रयोग। ये जो बड़ी संख्या है, हमने पिछले भी क्लास में हम लंबाई की मात्रा या इकाई के बारे में पढ़ चुके हैं। जैसे कि हमने पिछले क्लास में पुस्तक की लंबाई नापने के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया था और पेंसिल की भी लंबाई नापने के लिए दिस मार्कर लेंथ, इस कलर्स का भी लंबाई मापने के लिए हमें सेंटीमीटर की ज़रूरत पड़ेगी। परंतु इस क्लास में मैं आपको बताऊंगा, अगर नाखून की लंबाई नापनी होगी, अगर इस नाखून की लंबाई मापनी होगी तो हमें सेंटीमीटर जो है ना, वो बहुत बड़ी इकाई हो जाएगी। तो इसलिए हम इसके सेंटीमीटर से जो भी छोटी इकाई होगी उसके बारे में इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। देखिए, यहाँ आपको दिख रहा होगा ए 1 सेंटीमीटर बराबर क्या होता है? 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर। परंतु देखिए, कक्षाओं के कमरों की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई को मापने के लिए हमें सेंटीमीटर तक बहुत छोटा मात्रक है। देखिए, अगर किसी घर की लंबाई मापेंगे तो उसके लिए हमें सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? छोटा पड़ जाएगा। अगर नाखून की लंबाई मापेंगे तो इसके लिए सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? बड़ी इकाई हो जाएगी। तो जगह जगह पे निर्भर करता है कि यहाँ पर हम किस इकाई का उपयोग कर सकते हैं। अगर सड़क की लंबाई मापनी होगी, आप जिस सड़क पे चलते हैं तो उस सड़क की लंबाई, मेन सड़क की लंबाई नापनी होगी तो वो हम किलोमीटर में नापेंगे। अगर आपके गली की लंबाई मापनी होगी तो उसके लिए हमें क्या करेंगे? मीटर का प्रयोग करेंगे। 100 मीटर, 200 मीटर ऐसे होते ही गली की लंबाई। तो चलिए चलते हैं आगे की ओर। देखिए, दूसरा यहाँ क्या है? 1 मीटर। 1 मीटर बराबर कितना होता है? तो 100 सेंटीमीटर होता है। और 1 मीटर बराबर क्या होता है? 1000 मिलीमीटर होता है। तो समझ रहे हैं, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मिलीमीटर और 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर। तो देखिए, 1 मीटर को पहले क्या कर दिया है? सेंटीमीटर में बदल दिया है। फिर देखिए, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है। तो 100 सेंटीमीटर गुना 10 मिलीमीटर तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? वो बराबर हो जाएगा 1000 मिलीमीटर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसी तरह किलोमीटर, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1000 मीटर। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि किलोमीटर के लिए हम बड़ी बड़ी लंबाई या दूरी को मापते हैं। जैसे सड़क की लंबाई, 2 शहरों के बीच की लंबाई, कितने सेंटीमीटर में 1 किलोमीटर कितने सेंटीमीटर से 1 किलोमीटर बनता है? ये हमारा एक तरह से प्रश्न भी हो गया। तो आप देखिए यहाँ पर 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है? 1 किलोमीटर बराबर, किलोमीटर को km से भी सूचित करते हैं। तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है। 1000 मीटर हमसे यहाँ पूछा क्या गया है? सेंटीमीटर। तो देखिए, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। तो मीटर, किलोमीटर, मीटर से छोटी इकाई क्या है? यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 100 से गुना कर देंगे। 100 मतलब 1 सेंटीमीटर से गुना कर देंगे। 1 सेंटीमीटर तो वो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, तो सेंटीमीटर में बदल जाएगा। तो 1000 गुना 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ देखिए 3 जीरो है, यहाँ 2 जीरो है। तो एक पर कितने शून्य हो जाएंगे? 5 शून्य हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 शून्य हो जाएंगे। ये हमारा क्या हो गया? सेंटीमीटर में हो गया। तो लिखेंगे अतः 1 किलोमीटर बराबर 1 किलोमीटर
मीटर, 1 किलोमीटर बराबर, 1 किलोमीटर बराबर क्या हो जाएगा? देखिए यहाँ पर 1 लाख सेंटीमीटर, 1 लाख सेंटीमीटर, सेंटीमीटर, सेंटीमीटर। चलिए इसी तरह से आगे की और बढ़ते जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या दिया है? यदि आप बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं तो किस मात्रा में गेहूं खरीदते हैं? मतलब अगर हम बाज़ार में जाते हैं अपने बगल वाले मार्केट में, सबसे नज़दीकी बाज़ार में, तो वहाँ पर हम चावल और गेहूं किस तरह से खरीदते हैं? क्या मिर्ची और अदरक उसी मात्रा में खरीदते हैं? देखिए, हम अगर जाएंगे बाज़ार में तो चावल कैसे लेंगे? चावल गेहूं केजी के हिसाब से लेंगे, 1 केजी 2 केजी ऐसे हम लेंगे। अगर हम अदरक और लहसुन मिर्ची का बात करेंगे तो हम ग्राम में लेंगे, 250 ग्राम या तो 200 ग्राम ऐसे हम लेंगे अदरक और मिर्च, ना कि वो किलोग्राम में लेंगे। तो देखिए 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है? 1000 ग्राम होता है, तथा 1 कुंटल बराबर कितना हो जाता है? 100 किलोग्राम। तो बीमार पड़ने पर जब हम बीमार पड़ते हैं तो बुखार लगता है, खांसी लगती है, ऐसे में क्या करते हैं? बीमार पड़ने पर जो दवाई दी जाती है उसके भार मिलीग्राम में होता है। अगर आप देखेंगे दवाई के ऊपर लिखा रहता है उसका वजन या तो भार, उसका भार किस में लिखा होता है? तो मिलीग्राम में होता है। यह बहुत छोटी इकाई है। देखिए मिलीग्राम सबसे छोटी इकाई है। देखिए 1 ग्राम बराबर कितना होता है? 1000 मिलीग्राम होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम। 250 ग्राम बराबर 1/4 किलोग्राम। इसे 1 पाव भी कहा जाता है। तो 250 ग्राम को हम क्या कहते हैं? 1 पाव भी कहते हैं। अब देखिए स्वयं करके देखें, दवाइयों की गोली को एक बक्से में 1 लाख गोलियां है। देखिए यहाँ दवाई की क्या है? एक गोली है, एक बक्से में 1 लाख गोली है। 1 लाख गोली है, जिसमें से प्रत्येक का भार कितना है? प्रत्येक का मतलब एक गोली का भार कितना है? वो 20 ग्राम के बराबर है। देख 20 मिलीग्राम, 20 मिलीग्राम, मिलीग्राम को mg से भी हम सूचित करते हैं। 1 ग्राम बराबर एक टेबलेट का दाम क्या है? यहाँ पर कितना भार है? तो 20 ग्राम भार है, 20 मिलीग्राम भार है। तो इस बक्से में रखी सभी गोलियों का कुल भार ग्रामों में कितना है और किलोग्राम में कितना है? देखिए यहाँ गोली का भार, एक गोली का भार कितना है? 20 ग्राम है। हमें 1 लाख गोली दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे? 20 ग्राम में 20 मिलीग्राम में कितना? एक गोली का वजन कितना है? 20 मिलीग्राम है। और कितने टोटल है? हमें हमारे पास कुल गोलियों की संख्या कितनी है? 1 लाख। तो 1 लाख को हम 20 से गुना करेंगे तो 1 लाख टैबलेट का वजन निकल जाएगा। तो चलिए इसे गुना करते हैं। कुल भार तो 1 लाख गुना 20, 1 लाख गुना 20 तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए, यहाँ 5 जीरो पहले से है और ये एक 6 जीरो है, और 2 से गुना कर देंगे 1 में, तो 2 और 6 जीरो, 2 और 6 जीरो। देखिए हो गया। इतना क्या हो गया? मिलीग्राम हो गया। ये मिलीग्राम में हो गया। अब देखिए यहाँ पर मिलीग्राम में हो गया। कुल भार ग्रामों में, यहाँ पर अब ग्राम में भी भार निकालना है। तो ग्राम में भार निकालने के लिए हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो हम यहाँ क्या करेंगे?
तो लिखेंगे ग्राम में भार, ग्राम, ग्राम में भार, ग्राम में भार, ग्राम में भार। तो 20 लाख, 20 लाख, 20 लाख को हम क्या करेंगे, भाग देंगे किससे, 1000 से, क्योंकि 1 ग्राम बराबर कितना होता है, 1000 ग्राम, 1000 मिलीग्राम, 1000 मिलीग्राम। ये 3 जीरो और 3 जीरो खत्म हो जाएगा, तो अपने पास क्या बचेगा, 20 और 2 जीरो, मतलब 2000 ग्राम, 2000 ग्राम। तो देखिए यहाँ पर गोलियों के भार, मतलब यहाँ पर देखिए ग्राम में 2000 ग्राम आया। अब इसको क्या करना है, किलोग्राम में बनाना है। तो किलोग्राम में तो लिखेंगे भार, भार किलोग्राम में, भार किलोग्राम में, भार किलोग्राम में। तो 2000, 2000 ग्राम, 2000 ग्राम बटे 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है, 1000 ग्राम होता है। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 2 केजी हो जाएगा, मतलब 2 किलोग्राम। ये 3 शून्य खत्म हो जाएगा। तो लिखेंगे गोलियों, गोलियों के भार, गोलियों के, गोलियों के भार, गोलियों के भार, गोलियों के भार 2000 ग्राम, 2000 ग्राम तथा 2000 ग्राम और देखिए 2 किलोग्राम या 2 किलो, 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम। ये हो गया हमारा, ये देखिए स्वय करके देखिए वाला क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं दूसरी ओर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है पानी की एक साधारण बाल्टी की धारिता प्रायः 20 लीटर है, 20 लीटर होती है। मतलब एक बाल्टी में है ना 20 लीटर पानी नटता है। एक बाल्टी, एक बाल्टी, एक बाल्टी, देखिए धारिता कितना है, 20 लीटर। एक बाल्टी में 20 लीटर पानी नटता है, 20 लीटर, 20 लीटर। धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी हम एक छोटी मात्रा का भी आवश्यकता पड़ती है। यह मात्रा मिलीलीटर होती है। मतलब देखिए 1 लीटर, अगर लीटर से छोटी मात्रा अगर होती है तो वो मिलीलीटर होता है। तो 1 लीटर बराबर कितना होता है, 1 लीटर, 1 लीटर बराबर, 1 लीटर बराबर यहाँ देखिए 1000 मिलीलीटर होता है, मिलीलीटर होता है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर, 1000 मिलीलीटर। यह हो गया देखिए 1000 मिलीलीटर। पता कीजिए आपके घर में आने वाली वस्तुओं में किन किन की माप मिलीमीटर में होती है। आप जो घर में कुछ खरीद के लाते हैं तो किस किस को मिलीलीटर में मापते हैं। दूध खरीदते हैं तो हम उसको क्या करते हैं, किलो, या तो किलो में खरीदते हैं या तो ग्राम में खरीदते हैं। मिलीग्राम में, मिलीलीटर में हम कुछ खरीदते हैं तो वो हमारा क्या है, दवाई। अगर आप देखेंगे किसी भी सिरप की बोतल में तो वहाँ पर क्वांटिटी लिखा होता है, तो वो हमें मिलीलीटर में मिलता है। सुई का भी, अगर कोई बुखार की सुई होगी या तो किसी और बीमारी की सुई होगी तो उसका भी भार हमें किस में दिया होता है, मिलीलीटर में दिया होता है। तो देखिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए प्रयास कीजिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करके। एक बस ने अपनी यात्रा प्रारंभ की 20 किलोमीटर पर घंटे की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। यहाँ पर देखिए चाल क्या है,
20 किलोमीटर पर घंटा, मतलब इसका चाल समान है। तो इस यात्रा में नीचे दर्शाया गया है, इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। मतलब देखिए बस इस तरह से चला है, ABCDEFG, ये कोई स्थान का नाम हो सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या हमसे पूछा गया है। ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी, मतलब ए से जो डी तक गया है, ए से डी तक, तो कितने दूरी इस बस के द्वारा तय किया गया है ए से डी तक। ये हमारा क्या हो गया, पहला प्रश्न हो गया। समझ गए, ए से डी तक हमें जाना है, तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। देखिए ए से बी के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पर देखिए 4170 प्लस शब्द के किलोमीटर में दिया गया है। दूसरा बी से सी की दूरी कितनी है, 3410। सी से डी की दूरी कितनी है, 2160। देखिए फिर डी से यहाँ सी तक ही जाना, डी तक ही जाना है, तो ए से बी और बी से सी और सी से डी 2160। ए प्लस बी प्लस सी ये हो गया, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, डी तक पहुँच जाएंगे। तो इसको हम जोड़ेंगे, तो जोड़ने से हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर 0 0 0, तो 0 हो जाएगा, 6 1 7 7 7 14 करीब 4, बाकी हाथ में कितना रह गया, 1। तो उसी प्रकार से हम इसे भी जोड़ लेंगे, 2 4 6 1 7, फिर 2 3 5 4 9। देखिए 9740 किलोमीटर, 9740 किलोमीटर ये हमारा क्या हो गया, ए से डी तक पहुंचने की दूरी हो गया। तो चलिए उसी प्रकार से हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी, डी से जी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। अब डी से क्या करता है, जी तक जाता है, यहाँ से डी से जी तक 1 2 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 2 नंबर में डी से क्या हो रहा है, जी तक जा रहा है, डी से जी तक, डी से चल रहा है, डी से चला, ई पर पहुंचा, फिर एफ पर पहुंचेगा, प्लस एफ, फिर जी। तो जी देखिए तब यहाँ पर क्या हो जाएगा, जी पर पहुंच जाएंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं इसको, डी से ई तक की दूरी क्या है, 8140, ये हमारा क्या है, डी से ई तक की दूरी है। फिर ई से एफ तक की दूरी कितनी है, 4830। फिर क्या है, एफ से जी तक जाना है, तो उसके लिए हमें कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, 2550। तो कुल दूरी हमें क्या मिल जाएगा, डी से एफ जी तक जाने के लिए, तो इन तीनों को हम जोड़ेंगे, तो हम जी तक पहुंच जाएंगे। कुल दूरी हमारा क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ इन तीनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 15,520 किलोमीटर। 15,520 किलोमीटर, किलोमीटर को हम km से भी सूचित करते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब अब जो है ना, ये बस ए से जो चल करके फिर ए पर आएगी, तो ये हमें कुल दूरी बतानी है। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में तो देखिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पूरी दूरी तय करनी होगी, ए से बी तक, फिर बी से सी तक, फिर सी से डी तक, डी से
ई तक, फिर एफ तक, फिर जी तक। तो फिर हम क्या हो जाएंगे, ई तक पहुंच जाएंगे, फिर ए तक हम पहुंच जाएंगे। तो चलिए एक एक को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर पहला हमारा दूरी क्या है, ए से बी तक के लिए 4140, 4170, 4170। फिर बी से सी तक क्या है 3410, 3410। फिर सी से डी तक क्या है 2160, 2160। फिर देखिए 2160 से डी से चला है ई तक तो 8140, 8140 ये हो गया। अब देखिए ई से एफ तक चला है तो क्या हो जाएगा 4830 प्लस 4830, 4830। फिर क्या है एफ से जी तक चला है तो 2550, 2550। फिर जी से ए तक चला है तो उसके लिए कितनी दूरी तय की गई 1290, 1290। अगर इसको हम जोड़ेंगे इन सभी संख्याओं को तो हमें क्या मिल जाएगा, कुल दूरी मिल जाएगा, जो कि ए से चलने के बाद फिर ए पर पहुंचा है तो उसे ही हम क्या बोलेंगे, कुल दूरी बोलेंगे। तो चलिए इसको जोड़ के देखते हैं। कुल दूरी आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा 26,000। देखिए कुल दूरी कितना मिल जाएगा 26,550। ये हमारा क्या हो जाएगा, कुल दूरी हो जाएगा। कुल दूरी को ये तो हम लिख सकते हैं कुल दूरी, यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो कुल दूरी हमारा क्या हो जाएगा 26,550। तो चलिए उसी तरह से हम देखते हैं सी से डी तक और डी से ई तक की दूरी का अंतर ज्ञात कीजिए। अब क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले हमने कहाँ से चला है, सी से डी तक, तो लिखेंगे सी से डी तक की दूरी, डी तक की दूरी, सी से डी तक हम चले हैं। यहाँ पर देखिए सी से डी तक कितना चले हैं 2160। तो 2160 क्या हो जाएगा, हमारा दूरी हो जाएगा, जो कि हमें प्रश्न में दिया गया है। उसी तरह से हम क्या करेंगे, डी से ई तक चलेंगे तो लिखेंगे डी से ई तक की दूरी, डी से ई तक की दूरी, डी से ई तक की दूरी। अब देखिए डी से ई तक की दूरी कितनी है 8140। डी से ई तक की दूरी कितनी है 8140। अब इन दोनों का क्या करना है, अंतर ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अंतर, डी से ई तक हमारा क्या है, बड़ी संख्या है तो डी से ई लिखेंगे 8140 घटाओ क्या कर देंगे, सी से जो डी तक हम चले हैं 2160 घटा देंगे 2160। देखिए जीरो में जीरो घट गया तो जीरो हो जाएगा, 14 में 4 में तो 6 घटेगा नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे 14 में 4 घटाएंगे तो अपने पास क्या बचेगा 8 बचेगा, 8 बच गया। यहाँ से हमने क्या किया था, 1 लिया था तो इस जगह पे क्या आ जाएगा 0। तो अब 0 में तो 1 घट नहीं सकता है तो 10 में 1 घटाएंगे तो 9 बचेगा। और यहाँ से हमने 1 पैसा लिया हुआ था तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 7 हो जाएगा, 7 में 2 घटेगा तो अपने पास क्या बचेगा 5 बचेगा, 5980। ये क्या होगा किलोमीटर, जो कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया है। सी से डी और डी से ई तक की दूरी का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 5980, 5980। तो अब देखिए बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लगा समय। तो देखिए ए से बी तक, पहले हम ए से बी तक चले हुए हैं। देखिए यहाँ पर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का ए, 5 का ए जो ए से बी तक चला गया है, ए से बी तक। तो ए से बी तक कितना चला गया है, ए से बी, ए से बी, ए से बी की दूरी कितनी है 4170,
70 किलोमीटर। देखिए, आपको मैंने प्रश्न में बताया हुआ था हमेशा बस की चाल कितनी रहती है, 40 किलोमीटर पर घंटा। मतलब 40 किलोमीटर पर घंटे के हिसाब से ये बस चल रही है। तो ए से बी तक की दूरी 1 घंटे में कितनी दूरी करती है, 40 किलोमीटर। ये हमें दिया हुआ है। ठीक, 1 किलोमीटर 1 घंटे में कितना दूरी करता है, घंटे को हम एच से भी सूचित करते हैं। 1 घंटे में 40 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ क्या करेंगे, ए से बी तक की दूरी क्या है, 4170। इसको हम क्या करेंगे, 40 से भाग दे देंगे, 40 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, टोटल समय निकल जाएगा। टोटल समय 0 0 खत्म हो गया। अब इस 4 से इसमें गुण भाग देना है तो हमें क्या मिलेगा, 4 एकम 4 खत्म हो गया तो बचेगा अपने पास क्या, 17। अब 17 को भाग देंगे 4 बार में तो 16 हो जाएगा। अब देखिए, आप रफ करके भी कहीं देख सकते हैं, 417 भागा 4 एकम 4 खत्म हो गया। फिर 1 और ये 7, 2 अंक यहाँ उतारेंगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। तो क्या करेंगे, अब इसको भाग देंगे यहाँ पर, 4 चौक 16। अपने पास फिर क्या बचेगा, 1। फिर दशमलव देंगे तो 1 0 यहाँ पर आ जाएगा। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। फिर क्या बचा अपने पास, 2 बचा। फिर 5 बार में 20 आ जाएगा यहाँ पर, 5 4 पंचे 20, 20 खत्म हो जाएगा। खत्म हो गया तो कितना बचा, 104, 104.25, 104.25। ये हमें समय लगा ए से बी तक जाने में, 104.25 घंटा। ये हमें समय लगा यहाँ पर ए से बी तक जाने में। उसी प्रकार से देखिए 5 का बी, सी से डी तक, सी से डी तक जाने में कितना समय लगा होगा, यहाँ पर देखिए सी से डी तक चला हुआ है 2160 किलोमीटर। तो 2160 किलोमीटर को हम 40 से भाग देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, समय निकल जाएगा। उसी तरह से ई से जी तक करेंगे, ए बी सी डी कुल यात्रा तो हमने पहले भी निकाल चुका है क्वेश्चन नंबर 3 में। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगले एपिसोड में हम बात करने वाले हैं, यहाँ पर देखिए रमन की दुकान की नीचे, ये यहाँ से हम चालू करने वाले हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद। वंदे मातरम।